तीसरी बार जेठानी के पेट में बेटी है। अरे ओ राधा, कितनी देर लगाएगी, जल्दी जल्दी कर, नाश्ता लगा। सूरज सर पर आ गया है और तू अभी तक रसोई में ही दुबकी हुई है। क्या सारा दिन इसी में निकाल देगी? हाँ माँ जी, बस लगा ही रही हूँ। वो असल में मेरा 6वां महीना चल रहा है ना, तो शरीर में वैसी फुर्ती नहीं रहती, बहुत घबराहट होती है और सांस फूलने लगती है। बस 2 मिनट रुकिए, मैं नाश्ता परोसती हूँ। राधा की बात सुनकर कमला वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद राधा बाहर बरामदे में खाना लगाती है। सभी लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। नाश्ता करते हुए दादी सास बबीता कहती हैं, अरे बहू, आज फिर तूने खाने में मिर्ची ज्यादा कर दी। क्या हमें जलाकर मारने का इरादा है? बुढ़ापे में इतना तीखा खाया जाता है क्या? माँ, इसका तो रोज का ही नाटक बन गया है। कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्ची ज्यादा। काम चोरी करने के नए नए बहाने हैं इनके पास। पिताजी, माँ की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो सुबह से बहुत काम करती है, इसलिए शायद उनसे मिर्ची ज्यादा हो गई होगी। आप उनको मत डांटा करो। तो चुप रहे। तो लड़के होकर बीच में मुंह मत मारा कर। अपनी माँ की तरफदारी करना बंद कर। अभी से जुबान लड़ा रही है। बच्ची है जी, जाने दीजिए। अगर तूने लड़का पैदा किया होता तो नखरे उठाता भी तेरे। 2 बेटियां पैदा कर दी हैं तूने, तो तेरे ये हाल है। कमलेश सही कह रहा है। अगर बेटा पैदा करके देती तो इसके नखरे उठाना अच्छा भी लगता। मुझे तो बस अब यही डर है कि कहीं इस बार भी ऐसा ना हो कि फिर से लड़की पैदा हो। अगर ऐसा हुआ तो हमारे खानदान का क्या होगा? हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अरे शुभ शुभ बोलिए, इस बार तो पोता ही चाहिए। वैसे भी 2 धरती का बोझ इसने पहले ही पैदा करके दे दिए हैं। वंश का नाम आगे बढ़ाने वाला कोई होना चाहिए। अगर इस बार भी पोता नहीं हुआ तो याद रखना राधा, हम तुझे और तेरी बेटियों को घर से निकाल देंगे। मैंने आज गांव की दाई को बुलाया है। वो आकर देखकर बता देगी कि इसके पेट में लड़का है या लड़की। हाँ दादी माँ, ये आपने बड़ा अच्छा किया। कम से कम हमें पता तो चले। शाम को बबीता के बुलाने पर एक दाई उनके घर आती है और राधा को जांच कर बताती है, देखो बबीता बहन, पेट देखूं तो पेट का आकार नीचे की तरफ गोल और छोटा है। लगता है बेटा होगा, पर ऊपर की तरफ से भी फूला है पेट। ज्यादा तो लगता है बेटी ही होगी। तो अभी कुछ नहीं बता सकती। क्या पता इसके पेट में तीसरी भी लड़की हो। दाई ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। दाई के जाने के बाद परिवार के सभी लोग राधा को खूब सुनाते हैं। राधा की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी बेटियों को लेकर अंदर रसोई की तरफ चली जाती है। रसोई के कोने में बैठकर वो सुबक सुबक कर रोने लगती है। तभी उसकी 2 बेटियां निधि और शीतल उसके पास आती हैं और उसे समझाती हैं, माँ, आप दुखी मत हो माँ, मत रो। घर में सभी लोग गंदे हैं, आप पर गुस्सा करते हैं। क्या करूं बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत में सिर्फ रोना ही लिखा है। पता नहीं कभी मेरे जीवन में सुकून आएगा भी या नहीं। जहाँ एक तरफ राधा बेटी होने से डर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राधा का देवर विवेक शहर में अपनी गर्लफ्रेंड रागिनी के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पीते हुए बात कर रहा था। विवेक, अब तो हमारा कॉलेज भी पूरा हो गया है और हम दोनों अपनी अपनी जॉब में भी सेटल हो गए हैं। हमारे रिश्ते को इतने साल हो गए हैं, अब तुम कब अपने घर में हमारी शादी की बात करोगे? हाँ रागिनी, मैं भी यही सोच रहा था। मैं इस बार जब घर जाऊंगा तो पक्का बाबूजी और माँ से हमारे बारे में बात कर लूंगा। फिर हम दोनों शादी कर लेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। तभी विवेक वेटर को बुलाकर बिल पे करता है। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। तभी उनकी नजर सामने वाली खिलौने की दुकान पर पड़ती है। वहां एक आदमी अपने बेटे को एक बड़ा सा रोबोट दिलवाता है, जबकि अपनी बेटी को सिर्फ एक 5 रुपए वाली चॉकलेट ही दिलवाता है। ये देखकर बेटी रोते हुए कहती है, मम्मी मम्मी, आपने भैया को इतना बड़ा रोबोट दिलवाया, मुझे तो ये रोबोट कब से चाहिए था। आप मुझे क्यों नहीं दिलवा रही हो? मुझे भी चाहिए। बेटा, हमारे पास उतने ही पैसे थे, उतने में एक ही रोबोट आ सकता था। चलो अब जिद मत करो, चॉकलेट खाओ। नहीं नहीं, मुझे भी रोबोट चाहिए। भैया के पास इतना बड़ा रोबोट है और मेरे पास कुछ भी नहीं। अरे चुप हो जा तू, लड़की है ना, लड़की बनकर रहा कर, ज्यादा मुंह मत चलाया कर। वो बेटा है तो उसकी बराबरी करेगी क्या है? वो घर का चिराग है।
ये सुनकर रागिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है तो वो विवेक से कहती है, विवेक, देख रहे हो तुम, आज के इस जमाने में भी इन लोगों की सोच कितनी घटिया है। उस छोटी सी बच्ची का क्या ही कसूर है। रागिनी जाने दो ना, हर कोई हमारी तरह नहीं सोचता, हम बेकार में क्यों किसी के मामले में पड़े। नहीं विवेक, ऐसे कैसे जाने दूं, तुम यही रखो, मैं अभी आती हूँ। रागिनी तेजी से उस कपल की तरफ बढ़ती है। विवेक भी घबराकर उसके पीछे जाता है। ये क्या तरीका है? आज के जमाने में आप ऐसी सोच रखते हैं कि बेटा और बेटी में फर्क करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी दिलाना था तो दोनों को बराबरी से दिलाना था। आप उस बच्ची को ये कैसे कह सकते हैं कि वो लड़की है इसलिए चुप रहे? अरे बहन जी, आप कौन है? और ये हमारा पारिवारिक मामला है। दुनिया जानती है कि बेटा और बेटी का फर्क कभी मिट नहीं सकता। बेटा बड़ा होकर हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जबकि बेटी तो दूसरे घर चली जाएगी। कितनी घटिया सोच है आपकी। बेटा हो या बेटी, अगर आप उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करेंगे तो जो सहारा बेटियां दे सकती हैं वो बेटा कभी नहीं दे सकता, क्योंकि बेटियां स्वभाव से ज्यादा भावनात्मक होती हैं। वो अपने माता पिता के दिल से ज्यादा गहराई से जुड़ी होती हैं। बहन जी, आप सही कह रही हैं। मेरा भी दिल दुखता है, लेकिन हम ये बात समाज को और इनको कैसे समझाएं? अरे तू चुप कर, ज्यादा दूसरों की बातों में मत आ। और बहन जी, आप अपने काम से काम रखिए, आपको क्या लेना देना है? मुझे लेना देना है, क्योंकि मैं एक समाज सेविका हूँ। समाज में बेटियों के साथ होने वाली गलत चीजों के लिए मैं हमेशा आवाज उठाती हूँ, और इसी अधिकार से मैंने आपको ये बात कही है। आप जरा सोचिए, आपकी माँ भी किसी की बेटी थी। अगर आज आपको कुछ हो जाए तो आपकी पत्नी ही आपकी सेवा करेगी, आपका बेटा शायद मुंह मोड़ ले। रागिनी की बातें सुनकर उस आदमी का सिर शर्म से झुक जाता है। वो कहता है, हाँ बहन जी, आप सही कह रही हैं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद में अपने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करूंगा। वो आदमी रोबोट अपनी बेटी को दे देता है। बच्ची खुश हो जाती है और वो लोग चले जाते हैं। विवेक रागिनी को गर्व से देखता है और कहता है, यार रागिनी, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम सच में बहुत हिम्मत वाली हो। विवेक, मुझे बेटे और बेटियों में फर्क करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जहाँ भी ऐसा होगा मैं चुप नहीं बैठूंगी। हाँ, मेरी झांसी की रानी, अब सब ठीक हो गया है, अपना गुस्सा भी शांत कर लो। चलो अब घर चलते हैं, और हाँ, कल सिटी मॉल आना मत भूलना। मुझे घर जाना है तो अपनी दोनों भतीजियों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह भी खरीदते हैं। हाँ विवेक, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। ऐसा कहकर रागिनी अपने घर चली जाती है। अगले दिन रागिनी और विवेक दोनों मॉल में शॉपिंग करते हैं। विवेक कुछ खिलौने और बड़ी चॉकलेट्स उठाते हुए रागिनी से कहता है, रागिनी, मेरी भतीजियों को ये खिलौने और चॉकलेट बहुत पसंद है। वैसे दोनों बहुत प्यारी हैं। हाँ विवेक, वैसे भी मुझे बेटियां बहुत पसंद हैं। रागिनी और विवेक आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी रागिनी के फोन पर कोई कॉल आती है। रागिनी गुस्सा होते हुए बातें करती है। रागिनी के फोन रखने के बाद विवेक रागिनी से कहता है, क्या हुआ रागिनी, तुम फोन पर किस पर गुस्सा कर रही थी? विवेक, मुझे जाना होगा। मेरी एक सहेली है नम्रता, उसके यहाँ दोबारा बेटी हुई है और इसीलिए उसके ससुराल वाले उसे घर से निकाल रहे हैं। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आज तो उन सब की खटिया खड़ी कर दूंगी मैं। ऐसा कहकर रागिनी वहां से निकल जाती है और विवेक सोचता है, रागिनी सचमुच बेटियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। हो सकता है गांव जाने के बाद रागिनी मेरे गांव वालों और मेरे घर वालों की सोच में भी कोई बड़ा बदलाव ले आए। कुछ दिनों बाद विवेक अपने गांव पहुंचता है। वो जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, उसे अंदर से अपनी मां की आवाज आती है। कमला अपनी बहू राधा को बुरी तरह डांट रही थी। दाई तेरा पेट देखकर कह रही थी कि इस बार भी तुझे बेटी ही होगी, और याद रखना, अगर फिर से लड़की पैदा हुई तो अपने और अपनी बेटियों का ठिकाना ढूंढ लियो तू। इस बार तो बेटा ही होना चाहिए। तेरी ही मनूसियत है जो घर में खुशियां नहीं आने दे रही। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भला क्या करूँ इसमें? मैं तो खुद चाहती हूँ कि आपकी तमन्ना पूरी हो, लेकिन ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। यह सुनकर विवेक गुस्से में अंदर आता है और कहता है, माँ ये क्या कह रही हैं आप भाभी को ऐसे कैसे बोल सकती हैं? मैंने कितनी बार समझाया कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। तभी निधि और शीतल दौड़कर आती हैं और विवेक के गले लग जाती हैं। विवेक उनके लिए लाए हुए गिफ्ट्स निकालता है और कहता है, देखो बेटा, मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ। वाह चाचू, ये खिलौने तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। हाँ, कर ले जितना प्यार करना है इन लड़कियों को। एक दिन ये घर छोड़कर चली जाएंगी और तब तुझे पता चलेगा बेटियां अपनी नहीं होती, वो तो पराया धन है। माँ, अगर बेटियां घर छोड़कर चली जाती तो क्या हुआ? उनका दिल तो हमेशा अपने मायके से जुड़ा रहता है। हम रिश्तों को मतलब के लिए नहीं निभाते। अरे अब खत्म करो ये सारी बातें। बेटा अभी अभी शहर से आया है और तुम लोग बहस लेकर बैठ गए। राधा, जा इसके लिए शरबत बना कर ला। अगले दिन सुबह बबीता अपनी खाट पर बैठी राधा को आदेश देती है, राधा, जाओ और कुएं से पानी भरकर ला घड़े में। रसोई में पानी खत्म हो गया है।
दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो पानी कैसे भर कर लाएगी? चुप कर, काम करने से तबीयत ठीक ही रहती है। पुराने जमाने में औरतें आखिरी दिन तक खेतों में काम करती थीं। राधा चुपचाप घड़ा उठाती है और कुएं की तरफ जाने लगती है। निधि भी एक छोटी सी गगरी उठा लेती है और कहती है, माँ मैं भी आपके साथ पानी भरने कुएं पर चलूंगी। हाँ, ले जा इसे भी। अभी से काम को सिखाएगी तब तो ये काम करेगी बड़ी होकर। अब राधा और निधि दोनों अपनी अपनी गगरी लेकर कुएं पर पहुंचती हैं। वहां पर कुछ और औरतें भी पानी भर रही हैं। राधा को देखकर लता कहती है, आओ राधा बहन, लाओ तुम्हारा पानी मैं भर देती हूँ। अरे तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है और तुम अभी भी इतना भारी भरकम काम कर रही हो। घर में कोई रहम नहीं करता क्या? और तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? परेशान होगी ही, इस डर से कि तीसरी भी बेटी ना हो जाए। मुझे फिर से बेटी हुई है, ससुराल वालों ने जीना हराम कर दिया है। ये औरतों का ही कसूर माना जाता है हमारे यहाँ। राधा, मैंने सुना है कि गांव में एक बाबा आए हैं जो बेटा होने की भभूति देते हैं। कई औरतों को फायदा हुआ है, तुझे भी जाना चाहिए। नहीं लता बहन, मैं इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानती, ये सब ढोंग हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद राधा पानी भरकर वापस घर आती है। अपनी बेटी के साथ रसोई में जाकर गगरी रखती है। तभी कमला उसे खुश होकर आवाज देती है, राधा जल्दी आ। राधा पानी लाकर रख देती है और राधा कमला के पास हॉल में आती है। तब कमला कहती है, देख, मैं गांव वाले बाबा के पास गई थी, वो बेटा होने की भभूति देते हैं। ये ले, इसे अभी खा ले, इस बार तो तुझे बेटा ही होना चाहिए। माँ जी, इन सब बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए, ये सेहत के लिए खराब भी हो सकता है। तू मुझे सिखाएगी? जितना बोल रही हूँ उतना कर। 2 बेटियां पहले ही पैदा करके बैठी है, अब तीसरी भी लड़की चाहिए क्या तुझे? चुपचाप खा इसे। राधा डर के मारे वो भभूति खा लेती है। रात को सभी लोग खाना खाने बैठते हैं। तब कमला कहती है, बेटा, कल सरपंच जी मिले थे, वो कह रहे थे उनकी बेटी है, वो भी शहर से पढ़ लिख कर आई है, उन्हें तू पसंद है, तू कहे तो शादी की बात चलाऊं उससे। माँ, बाबूजी, मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है। उसका नाम रागिनी है। वो शहर की और बहुत पढ़ी लिखी है। बस आप लोग चलकर उसे देख लो। ठीक है बेटा, अगर तूने पसंद कर ली है तो हमें क्या एतराज। तू पढ़ा लिखा है, अपने फैसले खुद ले सकता है। अगले दिन सब लोग शहर जाते हैं और रागिनी के घर वालों से मिलते हैं। रागिनी सबको अच्छी लगती है और इस तरह रागिनी और विवेक की बात पक्की हो जाती है। 2 महीने के अंदर ही अंदर दोनों की शादी हो जाती है और रागिनी दुल्हन बनकर गांव आ जाती है। कमला रागिनी की आरती उतार कर उसका गृह प्रवेश करवाती है और फिर सभी लोग अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। अगले दिन सुबह रागिनी तैयार होकर कमला के पास आती है और कहती है, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है। मैं सोच रही थी आज का सारा खाना मैं ही बना लूं। आप बस बता दीजिए कि सबको क्या पसंद है। हाँ बेटा, अपनी पसंद का कुछ भी बना ले। और सुन, तेरी जेठानी राधा रसोई में ही है, वो तेरी मदद कर देगी। उसे सब पता है कि कौन क्या खाता है। अब रागिनी रसोई में जाती है तो देखती है कि राधा पसीने में तरबतर और काम कर रही है। उसका 8वां महीना चल रहा है और उसकी सांस फूल रही है। रागिनी को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, अरे जेठानी जी, आप ये क्या कर रही हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। आपका इतना भारी पेट है और आप ये सब काम कर रही हैं। आप जाइए, जाकर आराम कीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। नहीं नहीं रागिनी, मुझे आदत है, मैं कर लूंगी। तुम अभी नई नई आई हो और वैसे भी हमारे यहाँ पर रस्म है कि शादी के बाद कुछ दिन दुल्हन को अपनी ससुराल में ही रहना पड़ता है। कुछ दिन रहकर तुम और विवेक दोनों शहर वापस चले जाओगे, इसलिए तुम बस आराम से देखो, मैं कर लूंगी। भाभी, जब तक मैं यहाँ हूँ तो मेरे होते हुए आप इतनी चिंता क्यों करती हो? चलिए मेरे साथ, मैं आपको हॉल में बिठाती हूँ। रागिनी जबरदस्ती राधा का हाथ पकड़कर उसे हॉल में ले जाती है और उसे सोफे पर बिठा देती है और फिर कहती है, आप यहाँ बैठिए और सबसे बातें कीजिए, मैं फटाफट नाश्ता और खाना तैयार कर देती हूँ। कमला ये देखकर भड़क जाती है और कहती है, रागिनी बहू, तू उसे इतना ज्यादा सम्मान मत दे। 2 बेटियां पैदा करके बैठी है वो, और अभी भी दाई कह रही थी उसके लक्षण बता रहे हैं कि फिर से लड़की ही होगी। इसे काम करने दे, खाली बैठने से इसके दिमाग में फालतू बातें आएंगी। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर उनकी 2 बेटियां हैं तो वो दोनों तो घर की लक्ष्मी हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। और अगर तीसरी भी बेटी हो गई तो इसमें भाभी का क्या कसूर? बेटा होगा या बेटी, ये पिता के शरीर से निकले क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर डिपेंड है। माँ के पास 2X क्रोमोसोम्स होते हैं और पिता के पास एक X और एक Y होता है।
जब पिता का एक्स माँ के एक्स से मिले तो बेटी पैदा होती है, और अगर पिता का वाई क्रोमोसोम माँ के एक्स क्रोमोसोम से मिले तो लड़की। अब बताओ इसमें भाभी का क्या कसूर है? अरे बहू, हमें पता है तू शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, लेकिन हमारे गांव की ऐसी सोच नहीं है। हमारे यहाँ खानदान का वारिस बेटा ही होता है, बेटे से ही वंश चलता है। अगर इसका बेटा नहीं हुआ तो मेरे पोते कमलेश के वंश का क्या होगा? कौन नाम आगे बढ़ाएगा? दादी माँ जी, आप एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? वंश तो बेटा हो या बेटी दोनों से चलता है। बेटियां भी तो माता पिता का नाम रोशन करती हैं। बहू, तुझे नहीं पता, गांव में सबके यहाँ बेटे हो रहे हैं, बस ये राधा ही मनहूस है जिसने सिर्फ बेटियां पैदा की हैं। कैसी बातें कर रही हो माँ जी? इस समय में तो उन्हें प्यार और सहारे की जरूरत है, और आप लोग उन्हें ताने दे रहे हैं। ये ठीक नहीं है। तभी पीछे से विवेक भी आ जाता है और ये सब सुनकर कहता है, माँ, रागिनी बिल्कुल सही कह रही है। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि भाभी से अच्छा व्यवहार किया करो। बेटियां कोई बोझ नहीं होती। आप लोग पुराने ख्यालों से बाहर क्यों नहीं आते? अच्छा, अब चलो इन बातों को खत्म करो। कितनी लंबी बहस खींचोगे? हाँ, रागिनी बहू तुम जाओ और रसोई संभालो, और राधा तू थोड़ी देर आराम कर ले, सबको भूख लग रही है। रागिनी रसोई में चली जाती है। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है और सभी को खाना परोसती है। सब लोग खाना खाते हैं और रागिनी के हाथ के स्वाद की तारीफ करते हैं और रागिनी को नेक देते हैं। अगले दिन घर में पड़ोसन बिंदिया आती है। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा है और वो सभी को मिठाई देते हुए कहती है, अरे कमला, मिठाई खा। मेरी छोटी बहू विनीता को बेटा हुआ है। अब तो हमारे खानदान के 2-2 चिराग हो गए। इसी खुशी में मैंने कल घर पर छठी का प्रोग्राम रखा है। तुम सब लोग जरूर आना। हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं आएंगे। तेरे तो भाग्य चमक गए, तेरे यहाँ फिर से पोता हुआ है। अब तो तेरी दोनों उंगलियां घी में हैं। सच में तू बहुत खुश नसीब है। हाँ, छोटी बहू ने तो मेरा मान बढ़ा दिया, लेकिन बड़ी बहू वो तो बेटी पैदा करके बैठी है और अब तो फिर से प्रेग्नेंट है। दाई कह रही है कि उसे फिर से बेटी ही होगी। अगर इस बार में बेटी हुई ना तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। मुझे फालतू का बोझ नहीं चाहिए। रागिनी ये सब सुन रही होती है। वो मन ही मन गुस्सा होते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, इसका मतलब है कि सिर्फ इस घर ही नहीं बल्कि पूरे गांव की ही सोच खराब है। यहाँ तो औरतों को सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है, वो भी सिर्फ बेटा। मुझे ही कुछ करना होगा। बिंदिया निमंत्रण देकर वहां से चली जाती है। तभी निधि और शीतल स्कूल के लिए तैयार होकर वहां आती हैं और अपने पिताजी के पास जाकर कहती हैं, पापा, हम स्कूल जा रहे हैं। देखिए ना, हमारी ड्रेस भी फट गई है और शीतल की तो जूते भी फट गए हैं। आप हमारे लिए नई ड्रेस और जूते ला दीजिए ना। क्या जरूरत है नए कपड़े और जूते पहनने की? पुराने में ही काम चलाओ। बेटियों को कम में ही काम चलाना चाहिए। अगर बेटा होता तो मैं उसे रोज नए नए कपड़े पहनाकर स्कूल भेजता। अब चलो जाओ यहाँ से। कमलेश की बातें सुनकर रागिनी कमलेश को समझाते हुए कहती है, भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? समझने की कोशिश कीजिए। बेटा और बेटी होने की जिम्मेदार औरत कभी नहीं होती, और यदि आप किसी जमीन पर आम का बीज लगाएंगे तो आम ही उगेगा, इमली नहीं उग सकती। आप लोग मेरे कहने का मतलब समझिए। बेटा होगा या बेटी, ये बात सिर्फ मर्द के बीज पर निर्भर करती है, औरत पर नहीं। पता नहीं क्या कहती है। बेटियां सिर्फ बोझ होती हैं, बुढ़ापे का सहारा तो बेटे ही बनते हैं। नहीं दादी माँ, ऐसी बात नहीं है। यदि आप बेटियों को पढ़ा लिखा कर उनके पैरों पर उन्हें खड़ा करती हैं तो बेटियां भी बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। रागिनी काफी देर तक अपने ससुराल वालों को समझाती है, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सब लोग तैयार होकर बिंदिया के घर जाते हैं। वहां बहुत भीड़ है। बिंदिया की बहू विनीता अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी हुई है। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। बहन विनीता, तुम बड़े खुश नसीब निकली जो तुम्हें बेटा हो गया। हाँ बहन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हम तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि राधा को भी बेटा ही हो। रागिनी को यह सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। वो राधा की तरफ देखती है जिसकी आंखों में आंसू है। वो राधा से कहती है, जेठानी जी, आप चिंता मत कीजिए। आप इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। उसके बाद रागिनी गांव की औरतों को इकट्ठा करके बेटा और बेटी के बराबर होने के बारे में समझाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तब बिंदिया कहती है, बहू, माना कि तुम पढ़ी लिखी हो और शहर में रहती हो, लेकिन हमारे यहाँ गांव में बेटे और बेटी की कभी बराबरी नहीं हो सकती, और जो औरत बेटा पैदा करती है इज्जत तो उसकी ही होती है। चाची जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको कितनी बार समझाऊं कि ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। ये केवल मर्द पर निर्भर करता है, और औरत का बेटा होगा या बेटी। रागिनी, चुप हो जाओ। अभी ये सब बातें करने का समय नहीं है।
राधा की बात सुनकर रागिनी चुप हो जाती है। रस्म के बाद वो लोग सभी घर आ जाते हैं। अब हर दिन घर पर रागिनी राधा का बहुत ख्याल रखती है। वो उसके लिए लस्सी बनाकर लाती है, कभी उसके पैरों में मालिश करती है तो कभी उसकी पसंद का कुछ बनाकर उसे खिलाती है। ये सब देखकर कमला कहती है, हाँ, तू तो उसकी ऐसी चिंता कर रही है जैसे उसे पक्का बेटा ही होने वाला है। इतना लाड प्यार बिगाड़ देगा उसे। माँ जी, उन्हें इस वक्त खुश रहने की जरूरत है, अच्छा सोचने की जरूरत है। आप लोगों ने तनाव मत दीजिए। शाम को रागिनी राधा को घुमाने के लिए बाहर ले जाती है। रास्ते में उन्हें गांव की औरतें मिलती हैं। लता कहती है, राधा बहन, हमने मंदिर में जाकर तुम्हारे लिए मन्नत मांगी है कि इस बार पक्का ही बेटा हो। हाँ बहन, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं। आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो? बेटा हो या बेटी दोनों बराबर होते हैं। आप लोग प्रार्थना क्यों नहीं करते कि बच्चा स्वस्थ हो? तुम नहीं जानती, हमारे गांव का माहौल बहुत खराब है। अगर बेटा नहीं हुआ तो घर वाले ताने मार मार कर जीना मुश्किल कर देंगे। सब कहेंगे कि इसके भाग्य में ही बेटा नहीं है। इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं सब बदल दूंगी। आप बस देखते जाइए। रागिनी की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद वो लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन रागिनी विवेक से बात करती है, विवेक, मैं गांव में एक छोटी सी मीटिंग रखना चाहती हूँ। मैं इन गांव वालों को समझाना चाहती हूँ कि बेटा और बेटी पैदा करना औरत पर नहीं, मर्द पर डिपेंड है। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है रागिनी। माँ और बाबूजी से बात मैं कर लूंगा। हम सबको नाश्ता पानी भी करवाएंगे। सरपंच जी से मैं बात करूंगा। लेकिन रागिनी, तुम्हें सच में लगता है कि तुम जो करने जा रही हो उसे गाँव वालों की सोच बदल जाएगी? ये लोग सालों से इसी ढर्रे पे चल रहे हैं। हाँ विवेक, मुझे पूरा विश्वास है जब लोग सच जानेंगे तो वो जरूर बदलेंगे। मैं इस पुरानी व्यवस्था को बदल कर ही रहूंगी और फिर किसी न किसी को तो पहल करनी ही होगी। ये सुनकर विवेक बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन विवेक सरपंच से बात कर और वो बहुत मुश्किल से मानता है। फिर अगले दिन रागिनी राधा और अपने परिवार वालों के साथ गांव की चौपाल में पहुंचती है। गांव के चौपाल पर एक बड़ा स्टेज बनाया गया है। गांव के बहुत सारे लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। नाश्ते की खुशबू से लोग खींचे चले आए हैं। बिंदिया, लता और गीतिका भी वहां मौजूद हैं। ये शहर की बहू आज क्या नया तमाशा करने वाली है? हमें तो नाश्ते से मतलब है। तभी रागिनी जाकर स्टेज पर खड़ी होती है और माइक हाथ में लेती है और फिर कहती है, गांव के बड़े बुजुर्ग और मेरी प्यारी बहनों, मैं आज आप लोगों को कुछ बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। लोग शांत होकर सुनने लगते हैं। रागिनी विवेक को इशारा करती है। विवेक एक बड़ी स्क्रीन चालू करता है। गांव वाले स्क्रीन देखकर हैरान रह जाते हैं और फिर रागिनी कहती है, देखिए, मैं आज आपको साइंस के हिसाब से समझाना चाहती हूँ कि बेटा हो या बेटी हो, इसका होना किसके हाथ में होता है। हम हमेशा औरतों को दोष देते हैं, लेकिन सच कुछ और है। हाय राम रागिनी बहू, तुम कैसी बेशर्मी की बातें कर रही हो सबके सामने। लता दीदी, ये बेशर्मी नहीं है। गांव वालों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब आप लोग सच समझेंगे तभी तो आप औरतों की इज्जत करेंगे। रागिनी स्क्रीन पर डायग्राम के जरिए समझाना शुरू करती है। बेटा होगा या बेटी, ये पिता के शरीर से निकले क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर डिपेंड है। माँ के पास 2X क्रोमोसोम होते हैं और पिता के पास एक X और एक Y होता है। जब पिता का X माँ के X से मिले तो बेटी पैदा होती है, और अगर पिता का Y क्रोमोसोम माँ के X क्रोमोसोम से मिलता है तो सरल भाषा में समझाऊं तो एक जमीन है। अब बीज जिसका बोया जाएगा, फसल तो उसकी होगी ना। अब ये बीज किसका है, ये ना मर्द को पता होता है और ना ही महिला को, पर दोष औरत को ही दिया जाता है। औरत एक जमीन है जिस पर जो बीज मर्द बोएगा वो ही फसल उगेगी। अब तो आप सब समझ गए होंगे कि बेटा हो या बेटी, ये होने की जिम्मेदारी मर्द की होती है, औरत की नहीं। तो फिर आप औरतों को क्यों कोसते हैं? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? और याद रखिए, बेटी आपकी सच्ची साथी होती है। रागिनी बहू, तुम सही कह रही हो। मैंने भी सुना था, मेरी एक सहेली डॉक्टर है, उसने भी यही बताया था। हम ही गलत थे। और फिर अगर बेटियां पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होंगी तो वो कभी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनेंगी। मैंने गांव के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। औरतों के लिए मैं यहाँ एक शाखा चलाऊंगी जहाँ आपको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया जाएगा। गांव वाले खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं। रागिनी का भाषण सफल होता है। रागिनी की उस मीटिंग का असर पूरे गांव पर जादू की तरह हुआ। अब गांव की गलियों में औरतों को हिकारत की नजर से नहीं देखा जाता था। घर में भी बड़ा बदलाव आया था। कमला अब राधा को भारी काम नहीं करने देती थी और माधव भी अपनी पोतियों निधि और शीतल को प्यार से पास बिठाने लगे थे। राधा बहू, तू बैठ जा। मैंने कहा ना, अब ये झाड़ू पोंछा रागिनी देख लेगी या मैं कर दूंगी।
तेरा 9वां महीना चल रहा है, तुझे बस आराम करना चाहिए। शुक्रिया माँ जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही घर है। रागिनी ने तो जैसे चमत्कार कर दिया। भाभी, ये लीजिए जूस पीजिए, आपको इस वक्त ताकत की जरूरत है। बहू, मुझे माफ कर देना। मैं शहर की पढ़ाई लिखाई को सिर्फ दिखावा समझती थी, पर तूने तो मेरी आंखें खोल दी। बेटा हो या बेटी, सब उस ऊपर वाले की मर्जी है और हमारा काम तो सिर्फ उन्हें प्यार देना है। तभी बाहर से बिनिया और लता आती हैं। बिनिया के हाथ में भी कुछ फल हैं। वो फल देते हुए कहती है, कमला, मैं आज माफी मांगने आई हूँ। रागिनी बहू ने उस दिन जो स्क्रीन पर समझाया, उसके बाद मैंने अपनी बड़ी बहू से माफी मांग ली है। मैं उसे घर से निकालने की धमकी दे रही थी, पर अब समझ आया कि गलती मेरी सोच में थी, उसके शरीर में नहीं। हाँ राधा, अब हम सब तुम्हारी डिलीवरी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार कोई मन्नत बेटे के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे और बच्चे की अच्छी सेहत के लिए मांगी है। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे पहली बार इस घर में अपनापन महसूस हो रहा है। विवेक, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने राधा को 2 बेटियों के लिए इतना सताया। अब मैं समझ गया हूं कि मेरा परिवार ही मेरा असली धन है, वो बेटा हो या बेटी। समय बीतता है और कुछ दिनों बाद राधा एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, प्रायश्चित और खुशी के हैं। कमलेश अंदर आता है तो राधा कहती है, कमलेश जी, फिर से बेटी हुई है क्या? आप अब भी मुझसे नाराज हैं? नहीं राधा, ये मेरी तीसरी राजकुमारी है। रागिनी ने मेरी आंखें खोल दी है। मुझे बेटा नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूं कि इन्हें पढ़ा लिखा कर रागिनी जैसा बनाऊंगा। पीछे खड़े परिवार की सभी लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। 3 दिनों बाद राधा और उसकी बेटी को बड़ी धूमधाम से घर लाया जाता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। आज गांव के नए स्कूल का उद्घाटन है। सरपंच जी और पूरा गांव वहां मौजूद है। रागिनी सभी से कहती है, ये स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं, ये उन बेटियों के सपनों की उड़ान है जिन्हें अब तक बहुत समझा जाता था। पूरा गांव तालियों से गूंज से भर जाता है। रागिनी और विवेक ये सुनकर मुस्कुराते हैं। गांव की हवा में अब बदलाव की महक है। पुरानी सड़ी गली परंपराएं टूट चुके हैं और एक नई बराबरी वाले समाज का जन्म हुआ है। कहानी का अंत एक खुशहाल परिवार की तस्वीर के साथ होता है, जहां बेटियां अब बोझ नहीं बल्कि घर की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी हैं।